उस वक्त सीढ़ी और भागती गाड़ी की छत में मैं 4 फुट का फासला रह गया था जब मैंने रस्सी छोड़ दी। मेरा शरीर हवाई गति से बोगी की छत की तरफ झपटा। मेरी एड़ियाँ छत पर पड़ी और गतिमान बोगी की वजह से मेरा शरीर पीछे की तरफ लहराता चला गया। मैं दोनों बाजुओं को हवा में तेज तेज क्रॉस घुमाती अपना संतुलन कायम करने का प्रयास करने लगी, पर मेरा संतुलन कायम ना हो पा रहा था। मैं नीचे 2 डिब्बों के बीच में जाके गिर के कट मर सकती थी। फिर मेरी एड़ियाँ भी छत से खिसकी और पीछे की तरफ उल्टी भागने लगी। आहा! मेरी चीख बुलंद होती गई। मेरी बोगी की छत खत्म होती जा रही थी और मेरा वेगवान शरीर किसी भी क्षण 2 बोगियों की जोड़नुमा जंक्शन में गिर सकता था। जंक्शन में गिरने का मतलब होता है मौत, सिर्फ मौत। मेरी एड़ियाँ 4 कदम और उल्टी भागी और मेरा शरीर कमान की तरह उल्टा झुकता जंक्शन में भी घुसता कि बॉन्ड के पैर मेरे से पीछे वाली बोगी पर पड़े और उसने दोनों हाथों में मुझे थाम लिया। फिर वो आगे की तरफ मेरे जिस्म सहित झुकता चला गया। वो औंधा 2 बोंगियों के बीच लटका हुआ था और मैं उसके पहलू में लटकी पड़ी थी। मेरे धाकड़ वक्ष धोंकनी के समान हाँफने लगे थे। मेरे खमदार नितंब दोनों बोगियों के बीच लटके पड़े थे। अगले क्षण मैं करवट लेती बॉन्ड के ऊपर चढ़ती चली गई। मेरा चेहरा बॉन्ड के पैरों के ऊपर था, जबकि बॉन्ड दोनों कोहनियाँ टिकाए पीछे बोगी के सिरे पर गर्दन उठाता चला गया। फिर मैं बॉन्ड के जिस्म पर से ही फिसलती बोगी की छत पर जा लेटी। मेरा वजन हटते ही बॉन्ड कोहनी के बल सर और कमर उठाता चला गया और फिर उसने अपने जिस्म को पीछे की तरफ झटका दिया। अगले पल वो मेरे सीनों पर आकर धम से गिरा। मैं बेतहाशा उसे चूमती चटकारती चलती गई। बॉन्ड भी मुझे दीवानावार आगोश में लेता चला गया। अपनी सांसें हमने एक दूसरे के चुंबनों से संतुलित की। फिर हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते छत से नीचे बोगी के भीतर पहुंचने के लिए उसी जंक्शन का ही सहारा लेकर नीचे उतरने लगे। जंक्शन बॉक्स के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म पड़ता है लोहे का, जिसके सहारे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे के बीच आया जाया जा सकता है। वो ट्रेन पुराने किस्म की थी, उसमें वो कंबाइंड नहीं कर रखा गया था तो उनकी ट्रेन पूरी एक ही हो जाए, जिस वजह से छत से आप ऊपर नहीं जा सकते। पुरानी ट्रेन होने की वजह से उसमें ऐसा कोई इंतज़ाम न था। दोनों डिब्बे एक हुक द्वारा जुड़े हुए थे और बाकी का रास्ता हम कवर कर सकते थे, बशर्ते कि बोगियों में आने जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म रास्ता बनाओ। आजकल हर ट्रेन को काफ़ी बोगियाँ ऐसे जंक्शन पॉइंटों से जुड़ी होती है ताकि ट्रेन के भीतर ही घुसा जा सके। अतः उसी प्लेटफॉर्म के रास्ते में दाईं तरफ चली वाली बोगी में घुसी, जबकि बॉन्ड बाईं तरफ वाली बोगी में घुसा। मुझे राजू ने कर्नल सैमी का बोगी नंबर और कूपा नंबर बताया तो था, पर इस वक्त हमें गाड़ी में उस कूपे को ही तलाश करना था। यह तय था कि पूरी ट्रेन में ऐसे कूपे मुश्किल से 18-20 ही होने थे, फिर भी तलाशना तो था ही। हेलीकॉप्टर उधर आसमान में उड़ता चला गया और मैं लोगों की हैरानी बढ़ाती बोगी के भीतर घुसती चली गई। मेरे और बॉन्ड के बीच संपर्क सूत्र सिर्फ मोबाइल ही नहीं था, अपितु वो माइक्रोफोन भी था जो मैंने बॉन्ड के कोट पर चिपकाया था, जिसका रिसीवर मेरे अभी भी कान में ही फंसा हुआ था। मैं बॉन्ड की बातें सुन सकती थी, यद्यपि बॉन्ड सिर्फ मोबाइल द्वारा ही मेरी आवाज़ सुन सकता था, वो भी तब जब रेल में हमारे मोबाइल बाकायदा काम करें। बहरहाल अब तक मैं 4 कूपों में झांक चुकी थी, पर मुझे अपने मतलब की सवारियाँ उसमें नहीं मिली थी। मैंने अपने मोबाइल पर राजू खन्ना का मोबाइल नंबर भी मिलाया, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई। यानी राजू खन्ना की बैटरी वाकई अभी तक ख़त्म ही पड़ी थी और उसे चार्ज करने का मौका ईगो नहीं मिला था, क्योंकि वो शायद कूपे के अंदर ही था। तभी एक टिकट चेकर मुझे सामने से आता नजर आया। मैं लपक कर उसके पास पहुंची और मैंने उसे अपना मकसद समझाया। वो अपना चार्ट देखता 2 मिनट बाद बोला, मैडम, सैमी परिवार पीछे। उसने मेरे पीछे बाँह लंबी की। सेकंड लास्ट बोगी में सफ़र कर रहा है, थैंक यू। मैं सिर हिलाती झुकाती पीछे मुड़ी और पीछे की तरफ भागती चली गई। सैमी परिवार उधर था जिस दिशा में बॉन्ड गया था। भीड़ से बचते भूखे युवकों की भूखी निगाहों से खुद को बचाते हुए मैं तेज़ी से पीछे बढ़ती चली गई। मेरे कदमों में बला की तेज़ी आ गई थी। 2 बोगी बाद ही मुझे बॉन्ड की पीठ नजर आई। नैंस, मैं चीखी, फिर उसकी तरफ भागी।